हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे 11th क्लास का सेकंड चैप्टर। क्या है सेकंड चैप्टर? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इस चैप्टर को हम 3 पार्ट में अपलोड करेंगे। 3 पार्ट में क्यों अपलोड करेंगे मास्टर जी? 3 पार्ट में इसलिए अपलोड करेंगे कि छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे। क्यों छोटी छोटी बनाएंगे? नेट पे हम ज़्यादा देर पढ़ नहीं सकते ना, दिमाग कहीं अलग लगा रहता है उसमें या कहीं अलग है ना, समझ रहे हो ना? तो इसलिए इसको छोटी छोटी वीडियोज़ बनाएंगे। ठीक है, तो आज क्या पढ़ेंगे? वैसे ये 3 वीडियो बनाओगे तो वो क्या क्या होंगी? पहली वीडियो होगी यूनिट्स की, दूसरी होगी डायमेंशंस की, तीसरी होगी एरर्स की, मेजरमेंट में जो एरर होती है उसकी। चलो ठीक है, आज क्या मतलब पूरे इन तीनों वीडियोस में टोटल क्या पढ़ेंगे? टोटल हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, यूनिट्स क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, डेराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, डायमेंशंस क्या होता है, डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट एरर्स क्या होता है। और जेई एडवांस और जेई मेंस के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है सिग्निफिकेंट फिगर्स। पढ़ते सभी हैं लेकिन वहाँ क्वेश्चन आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स का, किसी क्वेश्चन का पार्ट होके तो गलत हो जाता है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स भी पढ़ेंगे। जो सबको बहुत आसान लगता है, ध्यान नहीं देते, क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो उसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी क्या पढ़ेंगे? अभी हम लोग पढ़ेंगे यूनिट्स। आज की वीडियो यूनिट्स पे रिलेटेड है। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर हम। यूनिट्स पढ़ने से पहले तो ये बताओ फिजिक्स क्या होता है ना? फिजिक्स क्या है? स्टडी ऑफ द नेचर एंड स्टडी ऑफ द लॉज ऑफ द नेचर। मतलब इस संसार में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस लॉ के हिसाब से हो रहा है, कौन क्यों कैसे करा रहा है, इसके बारे में जानकारी लेना ही है फिजिक्स। ठीक है, जितना अच्छे से जानकारी ले पाओ वही है फिजिक्स, है ना? जो चीज़ तुम जान गए बढ़िया है, जो चीज़ नहीं जानते हो, बहुत सारी चीज़ें अभी आसपास हो रही होंगी उसको नहीं जानते, चल रही है, धीरे धीरे जानोगे। पहली बार ऐसा थोड़ी ना कि न्यूटन के सर के ऊपर सेब गिरा था तभी ग्रेविटी आई थी। ग्रेविटी तो पहले भी थी, वो भी तो नेचर का ही पार्ट था, उसको न्यूटन ने स्टडी किया। हमारे यहाँ इंडिया में उससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने स्टडी कर रखा था, हमें नहीं पता था। ठीक है, न्यूटन ने बताया तो फिर से पता चल गया। तो क्या है, हम नेचर को स्टडी करते हैं, नेचर में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको स्टडी करते हैं फिजिक्स में। अच्छा ठीक है, फिजिक्स में फिर हम क्या क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स में हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे जो जो हमें आसपास दिख रहा है। क्या दिख रहा है? मेरा हाइट दिख रहा है, मेरा वजन है, ठीक है, मेरा वेट है, मेरा वेलोसिटी हो सकता है, मेरा एक्सेलरेशन हो सकता है, एनर्जी हो सकता है, लाइट जल रही है तो यहाँ पे लाइट की ल्यूमिनस इंटेंसिटी होगी, हीट होगा, सब कुछ होगा। तो इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़। मतलब इसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, जो फिजिकल फिनोमिनन में इन्वॉल्व हों उनको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटीज दोज आर इन्वॉल्व इन फिजिकल फिनोमिनन, उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। अच्छा फिर से बताइए, मतलब ये कोई सिस्टम या कोई मटेरियल या कोई भी संसार में आसपास जो चीज़ें तुम्हें दिख रही हैं जिसको हम मेज़र कर सकें और जिसको हम मेज़र करके उसकी क्वांटिटी बता सकें, उसकी वैल्यू बता सकें, उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो ये मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट मतलब नापना, मापना। ये मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट क्या होता है समझो ज़रा। जैसे अगर मान लो मैं बोलूँ कि आप मार्केट जा रहे हो, ठीक है, मार्केट जाओ और शुगर लेके आओ, तो क्या करते हो आप? दुकान पे जाते हो, उससे बोलते हो शुगर दे दो, तो वो क्या करता है? एक वेइंग मशीन निकालता है, वो बैलेंस निकालता है, इस साइड कुछ वेट रखता है, इस साइड कुछ वेट रखता है। फिर इधर वेट मान लो 2 kg रखा, ठीक है, मैंने 2 kg बोल दिया, मान लो कुछ रखा, उसने 2 kg रखा, तो क्या करता है? इधर वो शुगर डालना शुरू करता है, जब 2 kg बराबर जाता है तो बैलेंस कर जाता है। मतलब क्या हुआ? इसने कंपेयर किया। क्या किया? कंपेयर किया। किससे? इधर जो चीज़ रखा था, जो 2 kg रखा था, उससे इसको कंपेयर किया। तो मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट इज अ कंपैरिजन विद फिक्स्ड स्टैंडर्ड। फिक्स्ड स्टैंडर्ड से कंपैरिजन को हम बोलते हैं मेजरमेंट। ये फिक्स्ड स्टैंडर्ड क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत है? सुनो ज़रा मेरी बात। अगर मैं बोलूँ, तुम मुझसे पूछो आपका हाइट कितना है, तो मैं बोल दूँ बहुत है। अभी बहुत का क्या मतलब हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो बहुत से कुछ पता नहीं चला। तुमने पूछा आपका वजन कितना है, बहुत है। हाथी का वजन कितना है, बहुत सारा है। तो उससे क्या पता चलता है? कुछ नहीं पता चलता। मतलब वाली कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ना। तो क्या करते हो आप? एक फिक्स स्टैंडर्ड वैल्यू डिसाइड करते हो, उसके रिस्पेक्ट में बताना शुरू करते हो ना, तभी तो सही बता पाओगे। तो एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड वैल्यू डिसाइड करते हो जिसके रिस्पेक्ट में ही बता पाओगे, नहीं तो नहीं बता पाओगे। नहीं तो फिर ऐसे रैंडम वेग बातें करते रहोगे, है ना। देहाती उत्तरा, वजन कितना है, बहुत ज़्यादा है। लंबाई कितनी है, बहुत ज़्यादा है। चलता कितना है, धीमे धीमे। इसका कोई मतलब नहीं हुआ ना। तो उसके लिए क्या है, आपको एक रेफरेंस चाहिए होगा। तो वो फिक्स्ड रेफरेंस को हम बोलते हैं यूनिट। यूनिट मतलब मात्रक,
हिंदी में बोलते हैं मात्रक, जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी चीज़ को मेज़र कर सकें। अब ये जो फिक्स्ड रेफरेंस होता है ये क्या होता है, कौन डिसाइड करता है, ठीक है, और इसकी वैल्यू कैसे, मतलब क्या हर जगह अलग अलग होती है, बदलती, मतलब या सेम रहती है? देखो ये जो फिक्स्ड रेफरेंस होता है ये एक साइंटिस्ट की कम्युनिटी डिसाइड करती है, ठीक है। CGPM जिसको बोलते हैं, मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, फुल फॉर्म आपको दिख भी रहा होगा, है ना, और इसका फ्रेंच नेम भी है, ठीक है। मैं पढ़ूंगा ही नहीं, बता नहीं कि अजीब नाम एगड़म पैगड़म करके दे रखा है, क्यों पढ़ो, तुम पढ़ लो, है कि नहीं, कोई मतलब भी नहीं इसका, है ना। तो साइंटिस्ट का ग्रुप इसको डिसाइड करता है, क्या डिसाइड करता है कि किसको कितना बोलेंगे, किसको कैसे मेज़र करेंगे, किसको 1 kg बोलेंगे, किस लेंथ को 1 मीटर बोलेंगे, किस टाइम को 1 सेकेंड बोलेंगे, ये सब साइंटिस्ट का ग्रुप डिसाइड करता है। ऐसा डिसाइड करता है कि पूरे वर्ल्ड में ये एक ही रहे, मतलब ये ना लोकेशन के साथ चेंज हो ना टाइम के साथ ये चेंज हो, मतलब ये जो फिक्स स्टैंडर्ड है, ऐसा नहीं कि इस साल कुछ और है अगले साल कुछ और हो जाएगा, ठीक है, इस लोकेशन पे इतना है अगले लोकेशन पे इतना हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये फिक्स्ड स्टैंडर्ड जो होता है ये यूनिवर्सल होता है, मतलब पूरे आसपास, मतलब पूरे वर्ल्ड में एक ही जैसा रहेगा, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं यूनिट। अब यूनिट की ज़रूरत क्यों आई थी, मैंने बताया इतना उतना तो बता नहीं सकते थे, ठीक है। तो अब जरा सोचो, यूनिट बता देने से सब कुछ काम तो चल नहीं जाएगा, क्यों? अब जैसे हम बोलते हैं मेरा वजन कितना है, तो बोल दो किलोग्राम, तब भी तो नहीं सही है ना। तो उसके लिए क्या करते हो आप, किसी फिजिकल क्वांटिटी जो डिफाइन करते हो तो यूनिट के साथ बताते हो कितना फोल्ड उस यूनिट का। जैसे आप शुगर लेने गए थे, 2 kg शुगर आप लिए थे, तो क्या बोला था आपने, 2 kg, 1 kg का 2 बार, मतलब 2 फोल्ड ऑफ द kg। ये बहुत आसान सी बात है, लेकिन मैं इसको समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करो क्या है। 2 kg मतलब क्या होगा, जो आपने फिक्स्ड स्टैंडर्ड 1 kg लिया तो उसका डबल। मेरी हाइट कितनी, 6 फीट, मतलब 1 फीट मान लो आपका स्टैंडर्ड होगा तो उससे 6 गुना ज़्यादा मेरी हाइट है। मान लो फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐसे लिखते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी को मान लो हम Q से डिनोट करते हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी लिखी जाती है Q इज इक्वल टू लिखी जाती है NU। मतलब क्या है, N है यहाँ नंबर, N क्या है यहाँ पे नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू, N क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू है, यह है न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये क्या है यहाँ पे, ये है यूनिट, कितना फोल्ड, ये नंबर बताया कितना फोल्ड, किसका, इस यूनिट का, ये है यूनिट, ठीक है। अब ये जो Q इज इक्वल टू NU होता है, मतलब NU का जो प्रोडक्ट होगा ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ये बदलेगा नहीं, ये क्या होगा, ये बदलेगा नहीं। मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जितनी है उतनी ही रहेगी, मतलब नंबर सिस्टम चेंज कर देने से यूनिट्स बदल जाएंगी लेकिन फिजिकल क्वांटिटी नहीं बदलेगी। हो सकता है आपको बड़ा कंफ्यूजन लग रहा हो। देखो मान लो मेरे पास 1 रुपया है, 1 रुपया है और तुम्हारे पास 100 पैसे हैं, तो क्या तुम ज़्यादा अमीर थोड़ी ना हो गए, हम दोनों एक ही जैसे हैं, दोनों बातें एक ही होती हैं। 1 रुपया इज इक्वल टू 100 पैसा ही होता, कुछ और नहीं होता। तो मतलब क्या है, अगर हम नंबर सिस्टम चेंज करेंगे तो यूनिट बदल जाएगी, ठीक है, लेकिन ओवरऑल फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। मतलब क्या है, NU का प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे मेरी हाइट मान लो अभी फीट्स में है, इसको मैं सेंटीमीटर में बदल दूं तो नंबर बदल जाएगा, लेकिन हाइट थोड़ी ना बदल जाएगी, हाइट तो वही रहेगी। मान लो मेरा वजन है अभी मान लो 100 किलोग्राम है, इसको मैं ग्राम में कन्वर्ट कर दूं तो बोल दूंगा 10⁵ ग्राम, तो क्या मतलब वजन बढ़ गया क्या, नहीं, यूनिट सिस्टम मेरी छोटी हो गई, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूं 1 kg में क्या होता है, 1 kg इज इक्वल टू क्या होता है 1000 ग्राम, क्या होता है 1000 ग्राम। तो देखो यूनिट सिस्टम मेरी छोटी हो गई इसलिए नंबर बड़ा बढ़ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, NU का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। अगर मैं इसका ग्राफ देखूं, किसका, N का U के साथ ग्राफ देखूं, ठीक है, या U का N के साथ देखो या N का U के साथ अगर ग्राफ देखो, तो अगर आपका नंबर सिस्टम छोटा होता रहेगा तो यूनिट सिस्टम आपकी बड़ी होती रहेगी, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ आ जाता है, ठीक है। तो ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, जो फिजिकल फिनोमिनन में इन्वॉल्व हो उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए मुझे नंबर चाहिए और यूनिट चाहिए। यूनिट क्या है, वो फिक्स्ड स्टैंडर्ड जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं उसको हम बोलते हैं यूनिट, ठीक है। जिसके रिस्पेक्ट में किसी क्वांटिटी को हम मेजर करेंगे, कंपेयर करेंगे, उसको हम बोलते हैं यूनिट, ठीक है। नंबर क्या होता है, उस यूनिट का कितना फोल्ड है वो पर्टिकुलर क्वांटिटी, वो होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, वो होता है नंबर n, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, तुमको पता भी है, जैसे लेंथ है, एरिया है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, विस्कोसिटी है, फोर्स है, मोमेंटम है, मैं नाम लेते रहूँगा, बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं।
अब इन सभी क्वांटिटीज़ के लिए यूनिट्स मतलब अलग अलग स्टैंडर्ड स्केल डिफाइन करना बहुत डिफ़िकल्ट काम है। एक मतलब बोल सकते हो फिक्स्ड स्टैंडर्ड डिफाइन करना एक बहुत डिफ़िकल्ट काम है। मतलब ये हुआ, जैसे आप सोचो जैसे इंग्लिश पढ़ रहे हो आप, इंग्लिश में बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, नहीं बहुत सारे वर्ड्स हैं, है ना। तो अब आप सोचो हम वर्ड मतलब मान लो जैसे एक इमोशन है, हम अलग अलग इमोशन के लिए अलग अलग सिंबल बनाते, मतलब अलग अलग अल्फ़ाबेट बनाते, तब तो क्या होता है, कोई अगर मान लो कोई नॉवेल लिख रहा है, कोई बात कह रहा है, कुछ भी कह रहा है, तो क्या पहले एक जन्म तो आप आके पहले ये सब पढ़ो सिंबल, अगले जन्म में आके वो बात समझो, तब तो हो गया कांड, पॉसिबल नहीं ना। वैसे ही क्या है, हमने क्या किया, हमने अल्फ़ाबेट्स डिफाइन कर दिए, उन्हीं अल्फ़ाबेट्स को घुमा फिरा के हम क्या है वर्ड्स बनाते रहते हैं। वो इजी टू अंडरस्टैंड भी है और समझ में भी आता है और काम पे बन जाता है हमारा। वैसे ही साइंटिस्ट ने क्या किया, फिजिक्स में भी किया, क्या कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बता दी, मतलब ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इंडिपेंडेंट है, इनका मेजरमेंट इंडिपेंडेंट है, इनका मेजरमेंट मतलब यूनिक टाइप से बता दिया, ठीक है। फिर क्या किया, बाकी क्वांटिटीज़ को इनके रिस्पेक्ट में या इनको यूज़ करके एक्सप्लेन किया। जैसे लेंथ हमारी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, एरिया, वॉल्यूम, ये सब इन्हीं के टर्म में आ जाता है, ये कहने का मतलब है, मतलब जो बाकी क्वांटिटीज़ हैं इनको यूज़ करके डिफाइन हो जाएंगी, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या हैं, जिनको हमने इंडिपेंडेंटली डिफाइन कर रखा है उनको बोल दिया फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ठीक है। ऐसी 7 क्वांटिटीज़ बताई गई, ठीक है, वो क्वांटिटीज़ अभी मैं बताता हूँ आपको। फिर बाकी क्वांटिटीज़ जो इनको यूज़ करके बनाई जाएंगी उनको हम बोलेंगे डेराइव्ड क्वांटिटीज़। क्या बनाएंगे, क्या बोलेंगे इनको, डेराइव्ड क्वांटिटीज़ बोलेंगे। अब 2 क्वांटिटीज़ और बताई गई जिनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, ठीक है, वो हैं प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ठीक है। तो ये 3 तरह की बातें हैं, क्या, फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरी डेराइव्ड, तीसरी सप्लीमेंट्री, ठीक है। इनकी यूनिट्स क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी की, वो हम सीखेंगे अभी, और ये क्वांटिटी क्या है वो हम जानेंगे, ठीक है। तो देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं। पहली क्वांटिटी क्या है हमारे पास, लेंथ, क्या है, लेंथ, ठीक है, पहली क्वांटिटी है लेंथ। इसको मेजर किस में करते हैं, हम इसको मेजर करते हैं मीटर में, ठीक है। सिंबल क्या होता है इसका सिंबल होता है m, ठीक है। दूसरी क्वांटिटी क्या है हमारे पास, मास किस में मेजर करते हैं हम, किलोग्राम में हम मास मेजर करते हैं, इसका सिंबल होता है kg। तीसरी क्वांटिटी क्या है हमारे पास, तीसरी क्वांटिटी हमारे पास है टाइम, ठीक है। तो टाइम किस में मेजर करते हैं हम लोग, सेकंड्स में मेजर करते हैं, किस में मेजर करते हैं, सेकंड्स में मेजर करते हैं, और इसका सिंबल क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। चौथी क्वांटिटी क्या है हमारे पास, चौथी क्वांटिटी है हमारे पास टेम्परेचर, क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर किस में मेजर होता है, टेम्परेचर मेजर होता है हमारा केल्विन में, ठीक है। साइंटिस्ट का नाम है इसलिए स्मॉल में लिखेंगे, यहाँ पे किस में लिखेंगे, स्मॉल में। इनिशियल लिखेंगे तो कैपिटल में लिखेंगे, ठीक है। पांचवी क्वांटिटी कौन सी है हमारे पास, पांचवी क्वांटिटी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। ये क्या होता है, इसका यूनिट होता है मोल और सिंबल होता है MOL, ठीक है, मोल। छठी क्वांटिटी क्या है हमारे पास, करंट, ठीक है, करंट, इसको मेजर करते हैं, साइंटिस्ट का नाम है इसलिए स्मॉल में, एम्पियर में, ठीक है, और सिंबल कैपिटल A। सातवीं क्वांटिटी क्या है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मेजर करते हैं किससे हम, कैंडेला से, किससे, कैंडेला से, सिंबल CD। ये हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ठीक है। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिनको हम मेजर करते हैं, लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, टेम्परेचर को केल्विन में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में, करंट को एम्पियर में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में, ठीक है। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इन्हीं को यूज करके बाकी क्वांटिटीज को हमने डिफाइन किया है जिनको हम बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज। अब ये डेराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, सारी बाकी जो तुम बोलो, ठीक है, कौन सी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स और एरिया और वॉल्यूम और प्रेशर, जो सोचो वो सब इनको यूज करके बनी है, किनको, फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके बनी है, ठीक है। अभी ये जो 7 क्वांटिटीज हैं, ठीक है, इनका आपको सिंबल पता चल गया, इनका यूनिट्स पता चल गया। अब हम बात करने जा रहे हैं डेराइव्ड की, नहीं बात करेंगे, वो तो पूरे फिजिक्स में सब डेराइव्ड ही है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ की। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ क्या हैं उनके बारे में बात करेंगे, तो उसको अब अच्छे से देखते हैं।
तो अब हम पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं? एक होता है प्लेन एंगल, एक होता है सॉलिड एंगल। ठीक है, दो क्वांटिटीज होती हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो अब हम पहले पढ़ेंगे प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है? प्लेन एंगल का सिंबल होता है थीटा, यूनिट होता है रेडियन, और इसको हम सिंबल में लिखते हैं RAD। ठीक है, सिंबल क्या होता है इसका? RAD, इसका सिंबल हो जाएगा RAD। ठीक है, अब प्लेन एंगल होता क्या है? अगर मान लो एक सर्किल है मेरे पास, ठीक है, और ये O है, ये यहाँ पे A है, ये OA एक इस समय रेडियस है, और ये घूम गया इतना, B पहुँच गया, तो ये B पे पहुँच गया तो रेडियस जो तुम्हारा अब यहाँ इधर हो जाएगा। तो इन दोनों रेडियस के बीच का जो एंगल होगा इसको हम बोलेंगे प्लेन एंगल। मतलब दो रेज के बीच में जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं प्लेन एंगल। 9th-10th में बच्चों ने पढ़ा होगा। ठीक है, ये 2D में एंगल होता है, प्लेन में एंगल होता है, इसीलिए इसको हम प्लेन एंगल बोलते हैं। 2D में एंगल होता है। ठीक है, ये एंगल लिखा कैसे जाता है ये देखते हैं। OA या फिर OB बोला जाए, ये तो होता है रेडियस। AB क्या होता है? ये AB होता है हमारा आर्क लेंथ। क्या होता है? आर्क लेंथ। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आर्क लेंथ। तो जो प्लेन एंगल आएगा थीटा, वो थीटा क्या हो जाता है? आर्क डिवाइड बाई रेडियस। आर्क डिवाइड बाई रेडियस को हम बोलते हैं प्लेन एंगल। ठीक है, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? RAD। सिंबल क्या हो जाएगा? RAD। ठीक है, रेडियन। सो थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? L/R रेडियंस। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा एंगल। ठीक है, वैल्यू होती है प्लेन एंगल की, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, जो थीटा मैक्स होता है, वो थीटा मैक्स होता है 2 रेडियन। 2 रेडियन बोलो, या फिर बोलो इसको प्रैक्टिकल यूनिट में जब हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? 360 डिग्री। 360 मतलब एक राउंड जब कंप्लीट कर ले तब। सो 2 इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है रेडियन में, या फिर बोलो 360 डिग्री होती है इसकी मैक्सिमम। बात करते हैं एंगल की यूनिट कैसे कन्वर्ट की जाती है, उसके बारे में देखते हैं। तो देखो, अगर ये मेरे पास थीटा रेडियन की एक आर्क है तो उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें, या फिर डिग्री में अगर ये आर्क दे रखी हो थीटा में कैसे कन्वर्ट करें। तो देखो, अगर मैं एक सर्किल बनाता हूँ यहाँ पे ऐसा, और मैं बोलता हूँ ये मेरे पास पाई रेडियन की आर्क है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये जो 180 डिग्री की आर्क होगी, इसी को हम बोल देंगे पाई रेडियन की आर्क। मतलब इसी को हम बोलेंगे 180 डिग्री की आर्क, और इसी को हम बोल देंगे पाई रेडियन की आर्क। इसका मतलब 1 डिग्री की आर्क क्या हो जाएगी? 1 डिग्री की आर्क हो जाएगी हमारी π/180 रेडियन के बराबर। सो थीटा डिग्री की अगर आर्क मुझे लिखना हो तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे π/180 इंटू थीटा। ये हमारा रेडियन में आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, ऐसे आप रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे मैं बोलूं थीटा इज इक्वल टू मेरे पास 90 डिग्री है, तो इसका रेडियन कितना हुआ? तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? π/180 इंटू 90 कर दूंगा, तो ये थीटा आ जाएगा रेडियन में। तो थीटा कितना आ जाएगा रेडियन में? तो ये थीटा आ जाएगा π/2 रेडियन में आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको बोलूं, इसको आप लिखो 60 के लिए, तो यहाँ मैं 60 रखता तो 60 डिग्री के लिए क्या आ जाएगा? π/3 रेडियन हो जाएगा। 45 के लिए तो यहाँ मैं 45 रखता तो π/4 हो जाता। ऐसे आप किसी भी एंगल के लिए लिख सकते हैं। क्लियर है? अब इसी एंगल को और छोटे पार्ट में डिवाइड करना हो तो क्या करेंगे? ठीक है, इसी एंगल को और छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे तो पुराना एक हमारा क्या रोमन कल्चर था कि किसी को 60 पार्ट में डिवाइड करने का। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम देखते हैं मिनट्स में और सेकंड में डिवीजन की बेसिकली हम बात करने जा रहे हैं। तो क्या है वो देखो जरा। ये मेरे पास मान लो 1 डिग्री का आर्क था, मान लो 1 डिग्री का आर्क है। इस 1 डिग्री के आर्क को अगर मैं 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, तो जो एक पार्ट आएगा ना, एक पार्ट जो आएगा उसको हम बोलेंगे 1 मिनट। क्या बोलेंगे? 1 मिनट। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि 1 डिग्री का जो आर्क होगा वो 60 मिनट्स के बराबर होगा। मतलब 1 मिनट का जो आर्क होगा 1/60 डिग्री के बराबर होगा। ये कहने का मतलब हुआ। समझ आ रहा है? मतलब एंगल को मैंने और छोटे छोटे पार्ट में भी तोड़ दिया। इसको और छोटे पार्ट में तोड़ेंगे। अगर इस वाली आर्क को, इतनी आर्क को, इसको मैं फर्दर फिर इसके मैं 60 छोटे छोटे टुकड़े करूं,
तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 मिनट की आर्क के आपने 60 छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, इसको हम बोलेंगे सेकेंड्स। अगर मैं 2 डैश लगा दूंगा तो सेकंड बन जाएगा, मतलब 1 मिनट में कितने हो जाएंगे, 1 मिनट में हो जाएंगे 60 सेकेंड्स हो जाएंगे। तो 1 मिनट में क्या हो जाएंगे, 60 सेकेंड्स हो जाएंगे। तो अब इसको और अच्छे से लिखा जाए, इसका मतलब क्या हो गया, 1 सेकेंड में क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड में हो जाएगा 1/60 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम एंगल को फर्दर छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट भी किया जा सकता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं। मान लो मैं एंगल दूं आपको 30 डिग्री और दे दूं यहाँ पे 15 मिनट्स और दे दूं यहाँ पे 30 सेकेंड। इस एंगल की वैल्यू क्या है ये बताना है आपको, इस एंगल की वैल्यू क्या है। तो देखो ये लिखा किसमें है, डिग्री, मिनट्स और सेकंड में। तो बढ़िया क्या है, पहले इस सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, फिर इस मिनट को डिग्री में कन्वर्ट कर लो, फिर फाइनल आंसर बता दो। तो तुमने देखा था 1 सेकंड में 60 मिनट्स होते हैं, 1 सेकंड में क्या होते हैं, 60 मिनट्स होते, 1 सेकंड में 1/60 मिनट्स होते हैं, 1 सेकंड में 1/60 मिनट्स होते हैं। तो 30 सेकंड्स में कितने मिनट होंगे, तो अगर देखा जाए यहाँ पे 1 सेकंड में 1/60 मिनट्स होते हैं, तो यहाँ पे 30 सेकंड्स में हो जाएंगे 1/2 मिनट्स। देखो 1 सेकंड में अगर 1/60 मिनट्स होते हैं तो 30 सेकंड में 1/2 मिनट्स, 1/2 मिनट्स हो गए। इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा था 15 मिनट, क्या था हमारे पास 15 मिनट। अब हमारे पास ये एंगल देखा जाए तो ऐसा लिखा जा सकता है क्या, 30 डिग्री और 15.5 मिनट्स, ऐसे तो हुआ। हाफ मिनट का मतलब क्या हो, 0.5 मिनट्स, ठीक है। अब इस एंगल को तुम डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे, एक यहां पे देखा जाए 1 सेकंड में 60 मिनट होते थे, वैसे क्या हुआ 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते थे, तो इसका मतलब 1 मिनट में 1/60 डिग्री होते थे। तो अगर मैं बोलूं इसमें कितने डिग्री हैं, ठीक है, तो इसके लिए सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो तो यहां पे सॉल्व करो क्या आएगा, 15.5 मिनट्स के करस्पॉन्डिंग क्या कितने डिग्री हो जाएंगे, 1/60 इंटू 15.5। ये इसको सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे डिग्री में हो जाएगी। तो ये लगभग तुम्हारा 1/4 मतलब 0.25 टाइप का आएगा, ठीक है। तो ये 15 है ना, 15 मान लो, 15 है लगभग होती है 1/4 मतलब 0.25। तो ये जो एंगल जो लिखा है, ये जो एंगल लिखा है, ये क्या लिखा है पता है, 30.25 लगभग 25 डिग्री हो जाएगा। देखो 0.25 डिग्री को लगभग हमने इसको इस फॉर्म में लिखा, समझ में आया। तो ये लिखने का तरीका होता है किसी एंगल को, ठीक है। तो किसी एंगल को हम डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिनट्स में लिख सकते हैं और सेकंड्स में भी लिख सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में PDF लिंक शेयर करूंगा, वहां पे क्वेश्चन फाइंड कर लेना, काफी कुछ वहां से और क्लियर हो जाएगा। बात कर रहे हैं दूसरी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की। दूसरी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या है, दूसरी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या देता है, एक्चुअली फील्ड ऑफ व्यू की इंफॉर्मेशन देता है। आप कितना पोर्शन, कितना एरिया को व्यू कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। अभी आप इतना ही समझो, बाकी जब इसका ज़्यादा यूज 12th में है, जब हम फ्लक्स पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको और डिटेल में समझाएंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है, स्टेरेडियन, सिंबल क्या होता है, SR होता है, ठीक है। ये 3D में एंगल है, मतलब कितना सेक्शन हम देख पा रहे हैं, कितना एरिया जो है हमारा व्यू में है उसकी इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो फील्ड ऑफ व्यू की इंफॉर्मेशन देता है, ये आप समझो। और ये क्या है, अगर इसको समझना है तो इसको समझाने के लिए हमने क्या बोला, एक स्फीयर ले लिया, ठीक है। अब स्फीयर के सेंटर पे हम देख रहे हैं ये सेक्शन कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, ये पोर्शन कितना एंगल सबटेंड कर रहा है। या फिर आप ऐसे समझो, मेरे पास ये कोन है, मैंने फील्ड ऑफ व्यू की बात की थी, और ये मान लो यहाँ पे हम देख रहे थे, C से देख रहे थे, ये सेक्शन कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, इसकी बात थी। कितना ये वाला सेक्शन जो है यहाँ पे, ये जो पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन 3D में जो पोर्शन बन के आया कोन का, वो यहाँ पे कितना एंगल सबटेंड करेगा उसकी हम बात कर रहे थे, ठीक है। ये एंगल मान लो प्लेन एंगल थीटा दे रखा है तब की। तो ये इतना पोर्शन मान लो एरिया हमारा क्या बनाता है, A बनाता है, A एरिया है,
ठीक है, और ये रेडियस r है। तो सॉलिड एंगल को डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग? डिफाइन करते हैं एरिया पर यूनिट डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है। इतना SR का जो है हमारा सॉलिड एंगल बनेगा। एरिया अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर को हम बोलेंगे सॉलिड एंगल। एरिया कौन सा? जिस एरिया को हम देख रहे हैं, जो हमारा फील्ड ऑफ व्यू में आ रहा है, वो एरिया 3D का एरिया, 3D का एरिया है। फिर से सुन लो, 3D का एरिया जो हमारे फील्ड ऑफ व्यू में आ रहा है उसकी बात करेंगे, वो एरिया डिवाइड बाई डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाता है सॉलिड एंगल। जैसे ये तो हमारा कोन था, तो कोन का ये वाला एरिया मेरे इंटरेस्ट का नहीं है, ये वाला एरिया, ये इतना सेक्शन का एरिया, ये सेक्शन का एरिया डिवाइड बाई ये डिस्टेंस का स्क्वायर, ये हमारा बन जाएगा क्या? सॉलिड एंगल। अब इसका मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, कहीं अगर मान लो जरूरत पड़े तो आप यूज़ कर लेना। तो अगर बोला है ये कोन जो है जिसका ये एपेक्स पे यहाँ पे जो एंगल बन रहा था, थीटा बन रहा था, तो कितना सॉलिड एंगल बनाएगा? उसकी वैल्यू आती है 2π1 माइनस कॉस थीटा। अभी इतना जान लो, मैं पूरा डिराइव कराऊंगा, अभी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। 11 में कहीं इसकी जरूरत नहीं है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 2π1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। सॉलिड एंगल की जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो कितनी होती है? 4π होती है, 4π स्टेरेडियन। अब बोलोगे ऐसा क्यों? देखो, ये पूरा स्फीयर का अगर मैं फील्ड ऑफ व्यू देखूं तो जितना होगा वही हमारा आएगा सॉलिड एंगल। तो पूरा स्फीयर कितना है ये हमारा? ये ऐसे पूरा, ये इतना, तो इसका एरिया लिखा जाएगा 4πr² डिवाइड बाई r², तो क्या आ जाएगा? 4π। तो इसके लिए क्या आ जाएगा? सॉलिड एंगल 4π आ जाएगा। तो मैक्सिमम सॉलिड एंगल की वैल्यू क्या आती है? 4π आ जाती है, ठीक है। तो अभी आज यूनिट के सेक्शन में मैंने इतना ही बताना था, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अभी कल मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, वो होगी हमारी क्या? डायमेंशंस की। फिर हमारी क्या होगी? एरर्स की वीडियो होगी, ठीक है। तो आप जो है इस चैनल से लगातार जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पूरा 11th स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। अभी हम एक साइड में थ्योरेटिकल वीडियो अपलोड कर रहे हैं, दूसरे साइड में हम न्यूमेरिकल वीडियो अपलोड कर रहे हैं। उसमें HCV का सोल्यूशन पोस्ट करेंगे, एयरडोप का सोल्यूशन मैंने कई सारे सेक्शंस का पोस्ट किया भी है, मेजर 12th के सेक्शन का पोस्ट किया है, अभी मैं 11th के सेक्शन का भी पोस्ट करूंगा। जैसे काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे उसके बाद हम आपके साथ के साथ एयरडोप का सोल्यूशन भी पोस्ट करते रहेंगे, तो आपको डिफरेंट बुक्स के भी सोल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। NCERT का भी मैं सोल्यूशन पोस्ट करूंगा, ठीक है। तो NCERT के भी आपके सोल्यूशन मिलते रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप इस चैनल को देखते रहो, अपने दोस्तों को भी दिखाते रहो।